हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार मिडावल का लेक्चर 2। बिहार मिडावल का लेक्चर 1 में हमने देखा था कि बिहार की क्या स्थिति थी हमारे दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के समय। फिर हमने थोड़ा सा देखा था दिल्ली सल्तनत के बाद कुछ ऐसे राजवंश के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था। बेसिकली आज हम लेक्चर 2 में देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बाद जो राजवंश कुछ ऐसे हुए जिन्होंने बिहार पे शासन किया या इनडायरेक्टली रूप से बिहार पर शासन किया, उन राजवंशों को देखने वाले हैं। तो आज बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं नुहानी राजवंश और हम लोग देखने वाले हैं सूर्य राजवंश की बात करेंगे, सूर्य डायनेस्टी की बात करेंगे। शेरशाह सूरी के पूरे टाइम पीरियड को पूरा पढ़ने वाले हैं, उसके उसके प्रशासन को पढ़ेंगे। एक तरह से शेरशाह सूरी की अगर हम बात करें तो पूरे भारत पे शासन किया था। जब उसने मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करके उसने हुमायूं को हराया था, तो बेसिकली वो पूरे हिस्ट्री में हम लोग कवर करेंगे, लेकिन फिर भी हम आज के वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और बाकी जो भी चीज़ें हैं हम लोग बिहार के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं, तो ज़्यादा डीपली हम लोग नहीं जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसा भी आपको ना लगे कि हम बहुत ही कम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको जो बिहार स्पेशल के जो आपका ये वीडियो चल रहा है, तो हमें बिहार पे ही फोकस करें तो अच्छा होगा हमारे लिए। देखिए, ये सारे बिहार स्पेशल के अंदर आपको कवर किया जा रहा है बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी। हम लोगों ने बिहार ज्योग्राफी कंप्लीट किया है और बिहार हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि मेरा एक और लेक्चर आएगा हमारा बिहार हिस्ट्री के ऊपर। वो आएगा मुगल पीरियड, मतलब मुगल पीरियड के समय बिहार की क्या कंडीशन था, कौन सी घटनाएं हुई बिहार में जो हमारे हिस्ट्री में पढ़ना चाहिए। तो वो करने के बाद हमारा बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री, बिहार इकोनॉमिक्स ऑलरेडी कवर है, बिहार करेंट अफेयर कवर है। तो बस एक बिहार पॉलिटी है जिससे एक दो वीडियो आएंगे, तो बिहार स्पेशल को हम लोग जल्दी ही खबर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, बीपीएससी प्लेटफॉर्म ने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ। तो टेस्ट सीरीज को आप परचेज करिए, टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज करिए। अभी तक इसमें 9 टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं, 10वां टेस्ट जल्द ही इस सैटरडे संडे को कंडक्ट हो जाएगा। तो पूरे 10 टेस्ट कंडक्ट हो जाएंगे, उसके बाद 2 टेस्ट बचेगा। उन 2 टेस्टों को हम लोग जनवरी के मतलब स्टार्टिंग में हम लोग उन 2 टेस्टों को पब्लिश करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, इसको परचेज कर सकते हैं। दोनों भाई नॉमिनल फी पे मिल रहा है अभी, तो इन दोनों का परचेज कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बिहार का मिडावल हिस्ट्री में हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया था। अब हम देखने वाले हैं, इसका आपको पीडीएफ भी मिल गया होगा, क्योंकि मैंने इस पीडीएफ इसका हिंदी इंग्लिश में मैंने कर दिया था, तो उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जाके प्लेटफॉर्म ऐप से, ठीक है। बीपीएससी प्लेटफॉर्म का ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। अब देखिए, हाँ, तो आज का जो हमारा है ये, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि जैसे हमने देखा था पिछले वीडियो में तुगलक वंश तक के, कैसे तुगलक वंश के समय में क्या बिहार की स्थिति थी, तुगलक ने किस तरह से बिहार को जीता। तो अब उसके बाद जो वंश आएगा सैयद वंश। देखिए, सैयद वंश अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, फिर भी उतना महत्वपूर्ण नहीं वंश है, ठीक है, उतना उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा खास है नहीं। लेकिन लोधी वंश की बात करें थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग देखिए देखेंगे, क्योंकि सैयद और लोधी वंश का समय जो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुका है। अब दिल्ली सल्तनत कमजोर होगा तो उसके आसपास के जो भी क्षेत्रीय राजवंश होंगे उनका उदय होगा। तो बहुत सारे क्षेत्रीय राजवंश का उदय हुआ। जैसे जौनपुर की बात कर लेते हैं, सरकी वंश वहाँ पे चल रहा था। वही बंगाल में हुसैन शाही वंश चल रहा था। तो इस तरह से चीजें चल रही थी। बिहार पे अधिकार करने के लिए दिल्ली से लोधी वंश भी है कि हम बिहार मेरे अंदर में रहे, बंगाल के हुसैन शाही वंश है कि बिहार मेरे अंदर में रहे, जौनपुर का जो सरकी वंश वो भी चाह रहा है कि बिहार मेरे अंदर में रहे। मतलब ये कंडीशन चल रहा है बिहार। अब देखिए, उसमें बिहार का कुछ ऐसा मैप डिफाइन तो नहीं था कि बिहार यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसमें बहुत सारे झारखंड भी आ रहा था, लेकिन हम जब देखेंगे, अगर हम एक थोड़ा सा बिहार का मैप, अगर हम एक रफली मैप ड्रा करें बिहार का, ठीक है, रफली अगर मैप बिहार का ड्रा करेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो इधर वाला जो एरिया था, इधर जौनपुर, क्योंकि आपको पता है यूपी इधर जौनपुर है, तो जौनपुर के सरकी वंश का दबदबा इधर रहा था बहुत जबरदस्त रूप से। और इधर बंगाल नजदीक है, तो बंगाल के हुसैन शाही वंश का दबदबा था। ये कंडीशन चल रहा था। दिल्ली के लोधी वंश चाहते थे, क्योंकि लोधी वंश तो यार सेंट्रल अथॉरिटी था, तो वो चाहेगा ही कि नहीं हमारे अंदर में रहे बिहार। अब देखिए क्या होता है, कंडीशन ध्यान दीजिएगा कि जौनपुर के जो शासक है, अब देखिए जौनपुर का शासक अब कहाँ, यूपी में होगा ना, तो इसने विद्रोह किया। अब देखिए सारे कहीं ना कहीं जो मेन सत्ता है क्या, दिल्ली सल्तनत है, सेंटर में कौन है, दिल्ली सल्तनत है। अब लेकिन ये सब राजवंश कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं उनके अधीन है, इनडायरेक्टली रूप से, पूरे रूप से नहीं लेकिन इनडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं है, ठीक है। भले बहुत सारे अलग अलग राजवंश की स्थापना हो चुकी है, इसने कहीं ना कहीं जो जौनपुर के शासक है उसने रिबेल किया, मतलब विद्रोह किया, और उस विद्रोह को सिकंदर लोधी ने दबा दिया और बिहार पे उसका अधिकार हो गया।
अब देखिए यहाँ से जब करेगा तो इधर वाला जो साइड वाला पूरा ये बिहार है, किसके अंदर में आ गया, अब बिहार आ गया हमारे दिल्ली सल्तनत के अंदर, मतलब लोधी वंश के अंदर, सिकंदर लोधी के समय। ठीक है, अब कुछ दिन ही बीतता है आगे 1504 में फिर से सिकंदर लोधी और बंगाल का जो शासक होता है उस समय, बंगाल के जो शासक होता है अलाउद्दीन शाह उसका नाम उस समय होता है। तो बंगाल के जो शासक हैं अलाउद्दीन शाह, उसने उन दोनों के बीच में, सिकंदर के बीच में, दोनों के बीच में झगड़ा होता है, लेकिन फिर क्या हो जाता है, दोनों के बीच में संधि होता है। और वहाँ के शासक जो हैं होते हैं बंगाल के शासक सारण और तिरहुत, ये दोनों किसके अंदर चला जाता है, सिकंदर लोधी के अंदर। तो बात को तो अब देखिए सारण है, तिरहुत है, ये सारे किसके अंदर चला गया, सिकंदर लोधी के अंदर चला गया। अब देखिए सारे जो आप देख सकते हैं कि सिकंदर अभी कहीं ना कहीं जो भी बिहार पे दबदबा है वो लोधी वंश के समय कहीं ना कहीं लोधी वंश का ही है बिहार में। ठीक है, वहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखिएगा अब सिकंदर लोधी का एक अभिलेख है, बिहार अभिलेख है, 1495-96 का एक अभिलेख है। उसमें ऐसा लिखा गया है कि जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके जो बिहार के प्रशासक के रूप में बैठाया गद्दी पे, वो बैठाया दरिया खां नुहानी को। किसको बैठाया, दरिया खां नुहानी को। देखिए दरिया खां नुहानी, यहीं से नुहानी राजवंश की स्थापना हो जाएगी बिहार के अंदर। ठीक है, दरिया खां नुहानी 1495-96 में लोधी ने किसको बैठाया, दरिया खां नुहानी को। दरिया खां नुहानी को बिहार का सूबेदार के रूप में किया। ठीक है, दरिया खां नुहानी भी कहीं ना कहीं ये विद्रोह करेगा। अब देखिए दरिया खां नुहानी का जो सक्सेसर होगा, उत्तराधिकार होगा, बहार खां लोहानी, वो गद्दी पे बैठता है, टाइटल लेता है, सुल्तान मोहम्मद का टाइटल लेता है और अपने आप को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र घोषित कर लेता है, इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में अपने आप को स्थापित करता है, एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करता है। अब इस तरह से स्थापित जब करेगा तो भाई जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो तो झगड़ा करेगा ना। तो बैटल ऑफ कनकपुरा होता है और उसमें ये सुल्तान मोहम्मद का जो सेना है उसने इब्राहिम लोधी की सेना को हरा दिया। देख सकते हैं कि लोधी वंश कितना कमजोर हो चुका है अभी। ठीक है, ऐसे ही बाबर आएगा 1526 में और लोधी को हराएगा, इब्राहिम लोधी को जीत जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। सुल्तान मोहम्मद के बाद उसका बेटा बैठेगा जो एक अल्पवयस्क होता है, मतलब उतना ज़्यादा उसका उम्र नहीं होता है, उतना ज़्यादा वो कैपेबल नहीं होता है, उसका नाम है जलाल खान। क्या नाम है, जलाल खान। देख सकते हैं ना, दरिया खान, बहार खां लोहानी, फिर आपके सामने आया जलाल खान। जलाल खान जब आता है तो उसकी जो जलाल खान का जो देखरेख होता है उसकी माता करती है दुद्दू बेगम, और एक टीचर के रूप में समझ सकते हैं या संरक्षक के रूप में समझ सकते हैं रखता है, वो होता है शेर खान। शेर खान यही जो शेरशाह सूरी के नाम से प्रचलित हुआ, उसका शुरुआत में नाम फरीद खान था, फिर शेर खान हुआ जब शेर को काटा तो। ठीक है, शेरशाह सूरी, तो यही शेरशाह सूरी देख सकते हैं कि यहाँ सुल्तान मोहम्मद के जो पुत्र हैं जलाल खां के संरक्षक के रूप में रहता है, फिर इसको जागीर मिलेगा, फिर आगे जाके नायाब के रूप में नियुक्त होगा। तो वो चीजें आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ये कंडीशन होता है कि आगे जाके फिर से शेर खान को नायब के रूप में, नायब के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है उनकी माता के द्वारा। किसके माता के द्वारा, तो जलाल खान के माता के द्वारा। अब देखिए इतना ज्यादा पावरफुल होगा ना, अब कोई शेर खान को, शेरशाह सूरी को जब नायब बना दिया गया, एक समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा पद होता था सुल्तान के बाद, वो नायब था। जब नायब बना दिया गया तो इसका कहीं ना कहीं इसका जो अपने आप को कंसोलिडेट करेगा, अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत करेगा, सैन्य शक्ति से मजबूत करेगा, आर्थिक रूप से मजबूत करेगा, तब ना आगे जाके फिर अफगानों का दबदबा देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन चल रहा था। सो मेरे बात को अब देखिए, अभी देखिए ये जो कंडीशन चल रहा है, अब इसी के बीच देखेंगे 1526 में मुगल साम्राज्य का स्थापना होगा। 1526 में किसकी स्थापना होगी, मुगल साम्राज्य का स्थापना हो जाएगा। अब देखिए मुगल साम्राज्य का जब स्थापना होगा 1526 में, ठीक है, तो अब देखिए क्या लिख रहा है कि एज दिस टाइम देयर वाज अफगान रूलर मोहम्मद शाह इन साउथ बिहार एंड बंगाल रूलर नुसरत शाह इन द नॉर्थ बिहार। अभी अफगान शासक हैं, ठीक है, अफगान शासक है। कौन कौन अफगान शासक है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो दो अफगान, क्योंकि अफगानियों का दबदबा बढ़ चुका है। तो जो साउथ बिहार में है वो है कौन, मोहम्मद शाह है, ठीक है, और नॉर्थ जो बंगाल तरफ कौन है, वो है नुसरत शाह। कौन है, नुसरत शाह। इस बात को ध्यान रखिए, बंगाल के में नुसरत शाह है और इधर साउथ बिहार की तरफ जो है वो कौन है, तो वो मोहम्मद शाह है, ठीक है। लेकिन 1530 में बाबर की मृत्यु होगी। 4 साल तक तो चलिए विद्रोह होगा, लेकिन विद्रोह को दबाया जाएगा बार बार। जब अफगान जौनपुर की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्टिंग में अफगान जब जौनपुर की तरफ बढ़ते हैं तो उस युद्ध में हुमायूं को भेजता है बाबर उस युद्ध में हराने के लिए, और उस समय अफगानों को हरा दिया जाता है, तो जौनपुर की तरफ वो बढ़ नहीं पाता है।
अभी मैं बात कर रहा हूँ बाबर के टाइम पीरियड में, ठीक है। लेकिन बाबर का मृत्यु होगा 1530 में, और जब 1530 में मृत्यु होगा तब उस समय स्थिति कमजोर होगा मुगलों का। और ध्यान दीजिएगा, देख सकते हैं कि अफगान शक्ति का उदय होगा। लेकिन अब देखिए, अफगान शक्ति का उदय होगा, लेकिन बाबर के बाद जो हुमायूं तो गद्दी पे बैठेगा ना, तो वो कहीं ना कहीं पावरफुल वो भी होगा। उसी में 1532 में एक दौरा का युद्ध होगा। हुमायूं ने नुहानियों को पराजित किया, हुमायूं ने नुहानियों को पराजित किया, और फिर से अफगान कमजोर हो गया। तो अभी जो नुहानी देख रहे हैं, ठीक है, नुहानी और बाबर के बीच, सॉरी, हुमायूं के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? दौरा का युद्ध। उसमें भी किसकी हार हुई? तो नुहानियों का हार हुआ, और अफगान कमजोर हो चुका है। अफगान में नुहानी वंश तो एकदम कमजोर हो चुका है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ पा रहे होंगे चीजों को, ठीक है। अब देखिए 1530 में डेथ ऑफ बाबर, सॉरी, यहाँ तक हो गया हमारा। हाँ, अब जब अफगान कमजोर हो गया तो फिर से अफगान शक्ति का उत्थान होगा। वो किस समय होगा? तो शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में। शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड है एज ए शासन के रूप में 1540 से लेकर 1555 तक, ठीक है, इतना साल तक वो दिल्ली सल्तनत पे राज किया है। तो ये देख सकते हैं, सॉरी, दिल्ली सल्तनत में बोल रहा हूँ, दिल्ली में राज किया है। तो 1540 से लेकर 1555 तक 15 साल लगभग किया है, उसमें हुमायूं को हराया है, ठीक है। तो ये अब हम लोग देखेंगे अफगान शक्ति का जो उत्थान हुआ शेरशाह सूरी के समय हुआ। अब शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। देखिए शेरशाह सूरी का जन्म 1472 में हुआ। कब हुआ? 1472 में, ठीक है, पंजवाड़ा में, दिल्ली में हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको याद रखना है, कहाँ जन्म हुआ। इसके बचपन का नाम फरीद खान था, फरीद खान था इसका बचपन का नाम, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए उसके पिता का नाम हसन खान नूर है, इनके दादा का नाम इब्राहिम खान सूर है। स्टार्टिंग में पंजाब में रहते हैं, लेकिन पंजाब से फिर वो आगे आके कहाँ आते हैं? तो जमाल खान के पास आते हैं, ठीक है। कहाँ आते? जमाल खान के पास, जो बिहार का सूबेदार होता है उसके पास आते हैं। तो वो जमाल खान जो है वो हसन खान को सासाराम की जागीर देता है, ख्वासपुर का जागीर देता है, टांडा का जागीर, मतलब इस सब का जागीर देता है कि भाई चलो यहाँ का जागीर तुम रहो हसन खान को, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ में आ रही होगी तो मेरे बात को। अब देखिए जो हसन खान है और शेरशाह सूरी, इन दोनों के बीच में उतना अच्छा बनाव नहीं होता, ठीक है। इन दोनों के बीच में उतना ज्यादा, मतलब सही में आप ये समझ लीजिए कि दोनों के बीच में उतना ज्यादा बनता नहीं है। तो अनबन के कारण जो शेरशाह सूरी है वो छोड़ के चला जाता है बिहार, और चला जाता है जौनपुर 1494 में, ठीक है। और वहाँ पे अरबिक लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज को सीखता है, ठीक है। पर्शियन लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज सीखता है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जब देखता है कि नहीं, शेरशाह सूरी के पास बहुत ज़्यादा काबिलियत है, शेरशाह सूरी के पास बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं उनके पास उस तरह का चीज़ें हैं। तो उस समय इसे प्रभावित होकर 1497 में फिर से सासाराम को शेरशाह सूरी को बुला लिया जाता है वापस, और फिर सासाराम की जागीरी उसको दे दिया जाता है। कौन बुलाता है? तो जमाल खां के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ रहे हैं बात को, ठीक है। ये डेट महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ तक समझिएगा। 1522 में ध्यान दीजिएगा, साउथ बिहार फ्रॉम सासाराम स्टार्टेड सर्विंग। अब देखिए क्या हुआ कि, अब देखिए अब मैंने क्या बताया था कि 1522 का पीरियड आ चुका है। अब जो बिहार पे है वो कौन है? बहार खां लोहानी है। स्टार्टिंग में कौन था हमारा? स्टार्टिंग में अगर हम बात करेंगे तो जो जिसको सिकंदर लोदी ने जो बैठाया था, ठीक है, नुहानी को, उसके बाद उसका बेटा बना बहार खां लोहानी, ये बैठा गद्दी पे। तो बहार खां लोहानी अभी है, ये कर रहा है। तो इसके अंदर जो है ध्यान दीजिएगा कि जो शेरशाह सूरी है ये यहाँ पर सेवा दे रहा है, ठीक है। फरीद खां यहाँ पे अभी क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है बहार खां लोहानी के अंतर्गत, तभी तो आगे जाकर फिर इसके बेटे की सेवा करेगा, ठीक है। और वही बहार खां लोहानी है, एक और शिकार पे जाता है साथ में शेरशाह सूरी को लेके। शेरशाह सूरी एक बार में तलवार से काट देता है एक शेर को, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया था शेर खान। क्या नाम पड़ गया था? शेर खान। तो टाइटल कौन दिया? बहार खां लोहानी। ये महत्वपूर्ण है, बहार खां लोहानी। चलिए समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब 1528 में जब देखिए ध्यान दीजिएगा कि बहार खां लोहानी की मृत्यु होगी, उसका बेटा जलाल खां बनेगा। जलाल खां बहुत ही कम उम्र में था, ठीक है, और उसकी माता के सुरक्षा में सब कुछ हो रहा है। तब वहां पर 1528 में जलाल खां के टीचर के रूप में या शिक्षक के रूप में, या आप समझ सकते संरक्षक के रूप में अपॉइंट किया गया जलाल खां, सॉरी, शेरशाह सूरी को। और फिर कुछ दिनों के बाद उसको नायब बना दिया। क्या बना दिया गया? नायब। तो ये देख सकते हैं शेरशाह सूरी कैसे कैसे पावरफुल हो रहा है, शेरशाह सूरी किस तरह से पावरफुल होते जा रहा है, ये आप चीजों को समझिए। अब देखिए, अब ये 1528 में हम बात करते हैं, ये नायाब बन चुका है, इसको नायाब के रूप में नियुक्त कर दिया है।
अब जो नायाब बन जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं एक राजा के बाद जो सबसे मजबूत जो पोस्ट है वो नायाब है। तो अब शेर खा जो है इसका कहीं ना कहीं कद बढ़ेगा, शासन प्रशासन को अपने आप को सुदृढ़ किया, अपने शेर खान ने सेना को मजबूत किया। भैया कि सेना क्या, सेना को हम मजबूत करेंगे, आगे जाके हम सुल्तान बनेंगे, आगे जाके हम शासक बनेंगे, तो सेना हमारी तरह काम करेगी। अब देखिए दुद्दू बीबी, मैंने बताया जलाल खां की माता का नाम था दुद्दू बीबी, और इसी के तरीके से सब कुछ हो रहा था, इसने ही बनाया था इसको, नायाब बनाया था। दुद्दू बीबी का क्या होता है, डेथ होता है। जब दुद्दू बीबी का डेथ हो जाएगा उसके बाद बिहार के अगर वास्तविक शासक के रूप में देखें तो हम शेर खां को देखेंगे। ठीक है, शेर खां को देखेंगे। अब शेर खां का प्रभाव पूरा बढ़ने लगा। ठीक है, लोहानी जो सरदार हैं उसने जलाल खान को बोला कि भाई अब अपने सेना को संभालिए। सेना को संभालने के लिए उसका जो भी और भी लोहानी जो सरदार हैं, जो लोहानी शासक जो भी और सरदार जो पहले से हैं, उन्होंने जलाल खान उसको बोला कि भाई अब ये तो तुमको भी हटा देगा गद्दी पर से, तो तुम कुछ ना कुछ करो। तो कहीं ना कहीं जलाल खान ने विद्रोह किया। जलाल खान ने क्या किया कि इसने बंगाल के शासक से हेल्प मांगा। बंगाल में कौन था, नुसरत था, नुसरत था। तो नुसरत शाह था, ये भी अफगान था, इससे हेल्प मांगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तो बंगाल पे आक्रमण करता है, कौन करता है, बंगाल पे जब आक्रमण होता है, शेर खां उस बंगाल पे आक्रमण करता है, और बंगाल में आक्रमण करने के बाद 1529 में इस बंगाल, ध्यान दीजिएगा, जीत जाता है इसको नुसरत खां को हराने के बाद। ठीक है, नुसरत खां के जो ये अटैक हो इसको इसमें जीत जाता है, और जीतने के बाद ये उपाधि लेता है हजरत आला का। हजरत आला का उपाधि लेके पूरे बिहार पे शासन करना स्टार्ट करता है। सिर्फ बात को, तो बिहार का जो वास्तविक शासक बन चुका है शेर खां, उपाधि ले चुका है हजरत आला का। ये अब ये महत्वपूर्ण पॉइंट, इस बात को ध्यान दीजिए। अब ये अपना शक्ति और बढ़ाना चाह रहा है, तो भैया और हम शक्ति बढ़ाएं, तो इसने क्या किया कि 1530 में एक और काम कर दिया। 1530 में इसने क्या कर दिया कि चुनार एक जगह है, चुनार एक जगह है, वहां पे जो उसके जो पूर्व सूबेदार था उसका नाम था ताज खान। ताज खान की विधवा थी, ठीक है, ताज खान की विधवा थी मलिका नाम की, उससे विवाह कर लिया। अब उससे विवाह कर लिया तो चुनार उनार में जो भी चीजें थी इसके अंदर में आ गया। अब वहां पे आर्थिक संपत्ति है, वो सैन्य शक्ति हो, सब कुछ कहीं ना कहीं इसके अंदर में आ गया। तो अब ये ज्यादा पावरफुल बन चुका, चुनार इसके कब्जे में हो चुका है। अब 1530 में वही चीज होगा कि 1530 में हुमायूं बनेगा दिल्ली का शासक। 1530 में मृत्यु होगा बाबर का, हुमायूं बनेगा और चुनार के किले पे कर देगा आक्रमण। ठीक है, चुनार किले पे कर देगा आक्रमण, चुनार किले को पूरे घेर लेता है बहुत दिनों तक। अब चुनार किले घेर लेता है, अब इसको देखता है कि शेरशाह भैया अब हम क्या करें। तो हम अब देखने वाले हैं मिलिट्री अचीवमेंट, किस तरह सैन्य उपलब्धियां हैं शेरशाह की, उस चीज को देखेंगे। तो जब 1537 में, ध्यान दीजिएगा, इनकाउंटर ऑन द फोर्ट ऑफ चुनार 1537, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जब ये 1530 में मैं बात कर रहा हूँ, 1530 की हम लोग बात की, 1530 में वो शासक बना, फिर उसके बाद उसने चुनार की ओर बढ़ा हुमायूं। ठीक है, अब शेरशाह सूरी क्या किया कि भैया अब तो हम चुनार का किला हार जाएंगे। उसने आत्मसमर्पण किया अपने बेटे को, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या काम किया, उसने कहीं ना कहीं मिलाने का काम किया हुमायूं को, और अपने बेटों को सरेंडर कर देगा। अपना बेटा उसका जो था, उसका बेटा का नाम तो ध्यान दीजिएगा, कुतुब खां। ठीक है, कुतुब खां, कुतुब खां को दे दिया कि देखिए मेरे बेटा को रखिए और हम लोग को बख्श दीजिए, ये जो चुनार का किला है इसको छोड़ दीजिए। तो अब देखिए दूर भी था थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन हुआ कि हुमायूं छोड़ के चला गया, चुनार का किला छोड़कर चला गया 1537 में। 1537 में कहीं ना कहीं तो ये इस तरह से देखिए संधि किया यहाँ पे और चुनार के किले को बचा लिया। अब आगे आगे हम लोग देख रहे हैं, उसके पहले भी और भी युद्ध हुआ है, उसके पहले और भी युद्ध हुआ है, उन चीजों को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। उसके पहले बैटल ऑफ सूरजगढ़ हुआ। ठीक है, बैटल ऑफ सूरजगढ़, सूरजगढ़ की लड़ाई जो हुआ था शेरशाह के बीच में हुआ था और बंगाल के सेना के साथ हुआ था। बंगाल में जो नुसरत खां है उसके साथ हुआ था। तो इसने कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द लोहानी चीफ ऑफ द बिहार एंड द महमूद शाह ऑफ द बंगाल एट सूरजगढ़। तो सूरजगढ़ के महमूद शाह को हराया। ठीक है, लोहानी चीफ जो भी बंगाल के लोहानी चीफ जो इसके खिलाफ जलते थे उसको हराया और अपने आप को पूरा पावरफुल बनाया, अपने आप को पूरा पावरफुल बनाया। और यही महमूद शाह है जिसने पुर्तगालियों से हेल्प लिया था, इसको हराने के लिए, लेकिन फिर भी हरा नहीं पाया। और इस सब को हरा देने के बाद, बैटल ऑफ सूरजगढ़ में हरा देने के बाद, जो ध्यान दीजिएगा 33-34 इसका डेट है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको हरा देने के बाद जो अब शेर खां की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पूर्वी भारत में भी अपना मजबूत कर लेगा। जो पूर्वी भारत है वहां पे इसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ रही है बात को, तो यहां तक कंप्लीट। अब बंगाल है, इन्वेजन ऑफ बंगाल।
इसने बंगाल को लूटा, बहुत बार लूटा। उसने गौर जो जगह है उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। वहाँ के कैपिटल जो उस समय था उसको कर लिया। मोहम्मद शाह भागा और वहाँ पे जाके हुमायूं के ने शरण लिया। तो बंगाल को भी हराया, सूरजगढ़ को, बंगाल को हराया कब, 1537-38 में, ठीक है। ये स्थिति यहाँ पर आप समझ में आ रहा है। अब 38 के बाद जो काम होगा, जो कांड करेगा, वो करेगा बैटल ऑफ चौसा होगा। चौसा बिहार में, ये पता होना चाहिए, बक्सर के। तो चौसा का युद्ध होगा, वहां पे हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होगा, शेरशाह सूरी जीत जाएगा। वही कन्नौज का वो होगा, बैटल ऑफ कन्नौज होगा 1540 में। या इसको बिलग्राम का युद्ध ही बोलते हैं, विलग्राम का युद्ध ही बोलते हैं, ठीक है, विलग्राम का युद्ध बोलते हैं। इस युद्ध में भी हुमायूं की जीत, सॉरी शेरशाह सूरी की जीत। तो शेरशाह सूरी इसमें भी जीता, इसमें जीता। तो 1540 में जब भाई इसने हुमायूं को दोबारा हरा दिया बैटल ऑफ कन्नौज में, उसके बाद दिल्ली पे गद्दी पे कौन बैठ गया भैया, शेरशाह सूरी। दिल्ली गद्दी पे बैठ गया कौन, शेरशाह सूरी बैठ गया 1540 में। और सूर्यवंश की स्थापना हो गई। अब क्या हो गया, सूर्यवंश की स्थापना। यहाँ तो चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और 15 साल तक लगभग शासन के, इस बात को ध्यान रखिएगा। और छोटे छोटे युद्ध हैं, बहुत सारे इन्होंने जीता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए पंजाब को जीता 1540-42 में। पंजाब में बैठा हुआ था इसका भाई, हुमायूं का भाई कामरान था जो, वो बैठा हुआ था, उसको हरा दिया भाई, ठीक है। खोखर जनजाति पंजाब में बहुत ही जबरदस्त रूप से था, और ये बहुत ही भयानक, मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ही युद्ध कला में बहुत ही परिपूर्ण थे। और इसलिए इसने इन टर्बुलेंट खोखर्स को हराया, जो भी बहुत ही इनको हराया। और हराने के बाद जो उत्तरी प्रांत है, उत्तरी पश्चिमी प्रांत है, यहाँ पे भी अपने को मजबूत किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरह से गेट के रूप में काम करता था, जैसे जो भी अटैक्स होते थे। तो इसने इधर वाला क्षेत्र को जीत लिया। ऐसे नहीं, बहुत बड़े एरिया में शेरशाह सूरी ने शासन किया, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा, मालवा को 1542 में जीत लिया, ओके। वहां का जो रूलर ऑफ मालवा है, उसने उसको हराया कि शेरशाह सूरी जब हुमायूं से लड़ रहा था, तो मालवा के शासक से इसने हेल्प मांगा था, और मालवा के शासक ने हेल्प किया नहीं, तो इसने मालवा को अटैक किया, और फिर मालवा को अपने एम्पायर में मिला लिया। रायसेन मध्य प्रदेश में है। तो बेसिकली रायसेन में जो शासक था, वो शासक था राजपूत शासक, उसका नाम था पूरनमल। पूरनमल था। तो पूरनमल वहाँ के जो शासक था, उसने बोला, एग्रीमेंट करते हैं, बोला कि देखो ठीक है शेरशाह सूरी से, कि अगर मैं सरेंडर कर दूंगा तो मेरे फैमिली को आप कुछ नहीं करोगे, मैं सरेंडर कर देता हूँ। शेरशाह सूरी बोला ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन शेरशाह सूरी जब सरेंडर भी कर दिया, उसके बाद भी उसको शेरशाह सूरी ने उस पूरनमल की हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो काम किया, एक तरह से ब्रैक स्फोरा में एक धब्बे के रूप में शेरशाह सूरी को बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसने रायसेन के जो समझौते आप जो बोल सकते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये गड़बड़ी किया, ठीक है। और वहाँ पे जो स्त्रियां थी उसने भी जौहर किया। तो ये शेरशाह सूरी का कदम अच्छा नहीं था, यहाँ पे इस बात को समझिएगा, कॉन्क्वेस्ट ऑफ रायसेन में, ठीक है। मुल्तान सिंध में, मुल्तान सिंध को जीता। अब उधर जीत ही रहा, छोटे छोटे चीज को, हर एक को जीत लेगा, मारवाड़ है उसको जीत लेगा, ठीक है। वहां के शासक जो मालदेव है उनसे, ठीक है। कलिंजर का किला, लास्ट में देखिए कलिंजर का किला 1545 में, कलिंजर के किले पे जबरदस्त रूप से अटैक करता है, ठीक है। जब कलिंजर का किला उस पर जबरदस्त रूप से अटैक करता है, और लेकिन उस अटैक में ध्यान दीजिएगा कि जीतता है, लेकिन ये अपनी मौत, मतलब कहने का तो कि कलिंजर को जीत लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसकी मृत्यु हो गई 1545 में। बहुत जबरदस्त रूप से ऐसा, मतलब एक खुद के मतलब गोला फेंकने से इसकी मृत्यु, गोला मतलब खुद चला रहा था गोला, उसी से इसका मतलब कहीं ना कहीं मृत्यु हो गया, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं कि हमने बता दिया आपको, हाँ कलिंजर तक, ठीक है। तो 1545 में इसकी मृत्यु हो गई। अब कुछ दिन तक और चलेगा, 10 साल तक इसके जो भी इनके उत्तराधिकारी होंगे वो इन शासन को चलाएंगे। लेकिन फिर 1555 में हुमायूं आएगा वापस, अगेन हुमायूं आएगा, और हुमायूं क्या करेगा कि फिर से मुगल सत्ता पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो मैम हुमायूं का दो टाइम पीरियड है, एक 1530 से 1540 तक, ठीक है, और एक 1555 से 1556 तक। तो ये दो टाइम पीरियड है हुमायूं का, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। सारी चीज महत्वपूर्ण है, तो इसलिए सारी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब है कुछ हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि शेरशाह सूरी का किस तरह से प्रशासनिक उनका ढांचा था, किस तरह से क्या चीजें चल रही थी, तो वो चीजों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल और प्रोविंशियल दो तरह के प्रशासन इनके अंदर थे, सेंट्रल थे और प्रोविंशियल भी थे। अब सेंट्रल में
जैसे दिल्ली सल्तनत चल रहा था उसी तरह से इसने भी काम किया भैया। दीवान बिजारत बनाया, वित्त विभाग, दीवान अरिज बनाया, मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवान रिसालत बनाया, रॉयल ऑर्डर के, दीवान इंसा बनाया कुछ धार्मिक मामलों के लिए। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन सा, क्योंकि ये हमेशा मैच द फ्लोविंग करके आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, प्रांतीय प्रशासन देखेंगे। तो इसके जो प्रांतीय प्रशासन था, इसका जो हर प्रांत था, पूरा इसका साम्राज्य जो था, ये पूरा मान लो शेरसूरी का साम्राज्य है, तो ये बटा हुआ था किस चीज में, सरकार में। 47 सरकार यूनिट था इसका, क्या था, सबसे ऊंचा बड़ा यूनिट कौन था भैया, जैसे कि आप मानते हैं कि आज पूरा बिहार बटा हुआ है जिलों में, तो उसी तरह सबसे बड़ा तो इसका पूरा प्रांत था, वो प्रांत बटा हुआ था किस चीज में, सर यूनिट में, उसको बोलते थे सरकार। अब वो उसके बाद देखते हैं जिले के अंदर हम लोग प्रखंड देखते हैं, तो उसी समय ये सरकार के नीचे भी क्या था, परगना, ठीक है, परगना था। अब सब में देखिए बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, मुंसिफ है भैया रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, अमीर है जो सिविल केसेस को सुनेगा, काजी है जो क्रिमिनल को सुनेगा, मुकद्दम है उन क्रिमिनल्स को पकड़ेगा। तो ये सारे कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो वो आपको याद रखना, ठीक है। और देखिए कि हर परगना में भी भाई अलग अलग लोग हैं, एक वहाँ पे कानून व्यवस्था को बनाए रखेगा आर्मी है, ट्रेजरर है, मतलब कहने का मतलब खजाना अधिकारी है, अकाउंट्स कीपर है, लेखा अधिकारी है, मतलब इस तरह से चीजें सब उनका स्ट्रक्चर था। सरकार सबसे ऊंचा मैं पूछ दे कि शेरशाह के समय सबसे हायर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो था वो कौन था, तो वो सरकार था, ठीक है। उसमें भी ऑफिसर्स हैं, सिकंदर ए सिकदरान हैं, मुंसिफ ए मुंसिफान हैं, जो इन सारे परगना ऑफिसर्स के वर्क को सुपरवाइज करता है, मतलब जो परगना है इनके वर्क को देख रेख कौन करेगा, जो यहाँ पे बैठा हुआ है सिकंदर ए सिकदरान, मुंसिफ ए मुंसिफान, ठीक है, इस बात को समझिएगा। जितने भी परगना में जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका हमेशा अदला बदली होता था, हर 3 साल पे उनका अदला बदली करना, उनके परफॉर्मेंस को चेक करना है, इस तरह चीजें चल रही हैं। इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ द किंगडम, कुछ ऐसे कैसे महत्वपूर्ण जगह था इनके साम्राज्य में, उनको बहुत अच्छे रोड से कनेक्ट किया गया था। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोड है वो है सड़क ए आजम, जो इसको बादशाही सड़क बोला गया, उसका नाम रखा गया बाद में ब्रिटिश ने, क्या नाम रखा, जीटी रोड, जो आज भी आप देखते हैं जीटी रोड। कमेंट करके बताना है कि जीटी रोड NH1 है, NH2 है, क्या है, ठीक है, NH1 है, NH2 है, NH4 है, NH3 है, ठीक है। जीटी रोड का नाम क्या है, अभी ओरिजिनल जो भी है इसका क्या नाम है, ठीक, इस बात को आप लोग कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या है भैया, रेवेन्यू इसका जो राजस्व प्रशासन किस तरह चल रहा था इसको देखेंगे। जो राजस्व प्रशासन है शेरशाह सूरी के समय में, वो है दीवान विजारत, मैंने बोला कि वित्त मंत्रालय ये है, ठीक है, और वजीर चाहे बोल सकते हैं। अब इसने अपने भूमि को, इस अपने राज्य की, अपने साम्राज्य की भूमि को 3 कैटेगरी में बांटा था, ओके। और फिर उसके बाद कैलकुलेटिंग करता था, उसके अकॉर्डिंग उस पर राजस्व वसूलता था। क्या आपका उपज है, क्या आप कितना भूमि, आपका मेजरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये फिक्स करता था भैया कि इतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है, इतना तरह आपको रेवेन्यू देना पड़ेगा, ठीक है। रेट सब फिक्स करते थे, ओके। और कैश था, नकदी था भाई, नकदी लेना, ऐसा नहीं कि हम अनाज लेंगे, नकदी लेंगे, ठीक है। पट्टा वर इशू टू द पेजेंट, जो भी पीजेंट्स थे, जो भी किसान थे, उनको पट्टा दिया जाता था, और उन पट्टा देने के बाद उनसे उससे जो वसूला, तो क्या वसूलते थे हम लोग, सॉरी, कबूलियत, क्या बोलते थे, कबूलियत। तो पट्टा दिया और उसके बाद कबूलियत को वसूला जाता था उन लोगों से, ठीक है। और उन्होंने फैमिली रिलीफ फंड भी बनाया। उन्होंने जब भी देखा कि फैमिन आएगा, जब भी देखा कि कहीं ना कहीं सुखाड़ उखाड़ आ जाए, ठीक है, इस तरह से कहीं मतलब इस तरह से प्रॉब्लम आए हमारे राज्य में, तो उसमें हमारे पास सफिशिएंट अनाज होना चाहिए कि हम लोगों को खिला सकते। जो भी मतलब पीछे दिल्ली सल्तनत में जो चीजें हुई थी उस चीज को कहीं ना कहीं उस तरह से कॉपी कर रहा है, ठीक है। तो फैमिन रिलीफ फंड में जो भी था, जो भी अन्नागार थे, उसमें जमा कहाँ से होता था, तो किसान जो भी फसल रोपते थे, जो भी, तो किसान की जो भी उपज होती थी उसका हर बीघा पर, ठीक है, अगर पता होना चाहिए बीघा होता है, तो हर बीघा पर 2.5 मतलब 2.5 सेर, ठीक है, उसमें जितना भी होता होगा 1 किलो 2 किलो जो भी हो, तो ठीक है, 1 सेर में, तो 2.5 सेर हमेशा हर बीघे पे सबसे लिया जाता, और यही इस अन्नगार में जमा होगा। फिर बाद में जब फैमिन आएगा तो इसका इस्तेमाल आप लोगों के लिए, मतलब जनता के लिए ही होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड द कॉपर। तो ये चल रहा था कि जो भी उनके राज्य में जितने भी सिक्के थे, सोने के सिक्के हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, उनका एक वेट होगा, उनका एक स्टैंडर्ड होगा, को डुप्लीकेट ना कर पाए, ठीक है। टॉल सिस्टम था, टॉल जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, इनके मतलब देश में एंट्री कर रहा है, ठीक है, या कुछ
सेल्स कर रहा है तो उनको कहीं ना कहीं टोल्स दिया जा, टोल्स मतलब उससे कलेक्ट होता था, ठीक है। अगर आपने एंट्री किया तो आपको टोल टैक्स लगेगा, आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आपको टोल टैक्स लगेगा। ये कंडीशन था इनके समय में, ठीक है। सुर आर्किटेक्चर देखेंगे कि किस तरह से सुर से सूर्य के समय कौन कौन से ऐसे मतलब आर्किटेक्चर बने, कौन कौन से ऐसे, ठीक है, उस चीज़ को देखेंगे। तो शेषासुरी का जो ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने इसने स्मारक बनाया वो है रोहतास का किला, रोहतास फोर्ट, ठीक है। ये रोहतास फोर्ट है, ये पाकिस्तान में, ठीक है। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में, यहाँ ध्यान दीजिएगा। लेकिन रोहतासगढ़ का किला पूछेगा तो वो बिहार में। क्या है? रोहतासगढ़ का किला कहाँ भैया? बिहार में। मस्जिद इन पटना, पटना में मस्जिद बनाया, ओके। एक नया शहर बनाया, उसका नाम था भेरा, वो पाकिस्तान ने बनाया 1545 में, ठीक है। जिसका नाम जो ग्रैंड शेरशाह सूरी मस्जिद कहीं ना कहीं उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड हुआ। ये मॉस्को पुराना किला, पुराना किला में एक मस्जिद बनाया, ठीक है, ठीक है। उसका नाम किला ए कोहना, क्या नाम था उसका? किला ए कोहना। किला ए कोहना मस्जिद किसने निर्माण करवाया? तो आपका शेरशाह सूरी ने। तो ये सवाल पूछ सकता है, किला ए कोहना किसने बनाया? तो शेरशाह सूरी ने, ठीक है। अब देखिएगा, हुमायूं का जो सिटाडेल था, हुमायूं का जो आपका पैलेस था, जो राजमहल था, उसका काम स्टार्ट हो गया था 1533 में, ठीक है। और उसके काम जब स्टार्ट हो 1533 में, तो फिर उसने जब ये जीता, ये जब गद्दी पे बैठा, तो उस किले में और उसको बढ़ा दिया और उसमें बनाया शेर मंडल, ठीक है, शेर मंडल बनाया, ठीक है, पुराना किला के अंदर। और जो मतलब कहीं ना कहीं ये अपने लिए बनाया था शेर मंडल, लेकिन बाद में फिर यही जब इसकी डेथ हो जाएगा शेरशाह सूरी का, तो हुमायूं उसको लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल करेगा, ठीक है, लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल करेगा। और फिर इसी लाइब्रेरी में ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी इज आल्सो रेफर्ड एज शेर खां और द लायन किंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिडावल इंडिया। इस शेरशाह सूरी को शेर खां भी बोलते हैं, पता होना चाहिए। फरीद खान नाम था बचपन का, और उसे एक लायन किंग एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक तरह से शेर राजा, मतलब कहने का मतलब लॉयन की, मतलब एक लॉयन से जो जंगल का राजा, तो उससे इसका तुलना किया जा रहा है एक प्रशासक के रूप में, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में मिडावल मध्यकालीन भारत के समय, ठीक है। और उसका कहीं ना कहीं जो इस तरह की चीज़ आप देख सकते हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम किया वो बहुत अच्छे तरीके से चलाया। इसलिए शेरशाह सूरी का एक चैप्टर है, इसलिए हम लोग इसको कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ते हैं। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है जो भी हम लोगों ने देख लिया। तो शेरशाह सूरी से इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकता है आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में हो या बिहार स्पेशल की बात कर ले, कोई भी हो एग्जाम हो, इसमें प्रीलिम्स में इतना ज़्यादा सफिशिएंट मैंने आपको पढ़ा दिया। अब जो हमारा टॉपिक बचा वो बचा हमारा मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड में हम लोग कर लें किस तरह से पढ़ना है बिहार के मामले में, ठीक है। ज़्यादा आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लग रहा हो क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे। हिस्ट्री का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग घुसते हैं तो थोड़ा पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट जागता है, लेकिन हम लोग बस यहाँ फैक्ट को देख रहे हैं क्योंकि हमें फैक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट हमेशा किया करिए कि वीडियो को कैसा लगता है, ठीक है। क्या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए आप लोगों को, तो ये आप लोग जरूर कमेंट करिए। तो मिलें कल के वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।